हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम का डेट जो है आ चुका है। इसी को ध्यान में रखकर आज का क्लास बनाया गया है। आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ इस महा मैराथन के क्लास में। आज जो क्लास चलेगी वो महा मैराथन क्लास चलेगी, जिसमें शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर एक्सप्लेन करूँगी तो क्लास लंबी हो जाएगी। एक क्लास स्पेशली एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो चलें क्लास को स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आकलन एक प्रक्रिया है। योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन। स जो है आ और ब दोनों है, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा योगात्मक और रचनात्मक आकलन है। आप लोग साथ साथ टेस्ट सीरीज भी लगाते चलें और देखिए कि आप अपना कितना स्कोर कर पाते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पाए हैं, क्योंकि क्लास जो है वो काफ़ी लंबी बनेगी। तो आप अंतिम तक इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है, किसका कथन है? उसको मानकर चला जाता है, किसका कथन है? अ रेमर्स एवं गेज का, ब डाडेकर का, स एडम्स का और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रेमर्स एवं गेज का। रेमर्स एवं गेज का। रेमर्स एवं गेज ने कहा कि मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है। नेक्स्ट है आकलन की विशेषता है। आकलन की विशेषता क्या है? अ उपयोगिता, ब वैधता, स व्यवहारिकता, द उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। आकलन का आशय है। आकलन का आशय क्या है? सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया, ब जो है आंकड़ों को एकत्रित करने की प्रक्रिया, स जो है संग्रहण करने की प्रक्रिया, द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आकलन का जो आशय है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है किसने निदान को परिभाषित करते हुए लिखा है? निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों को स्वरूप का निर्धारण करना। किसके अनुसार? ए गुड़ ने, बी जो है सिम्पसन ने, सी जो है यूमक ने, डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुड़ ने। जो स्टूडेंट्स अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वे इस क्लास को अंतिम तक देखकर अपना अच्छा स्कोर कर सकता है। तो आप प्लीज़ इस क्लास को अंतिम तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। नेक्स्ट देखते हैं हम सब। निदानात्मक परीक्षण सोपान कौन सा है? निदानात्मक परीक्षण सोपान कौन सा है? ए नियोजन, बी जो है निर्देशन, सी जो है पदों की व्यवस्था और डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। आकलन का स्वरूप है। आकलन का जो स्वरूप है, ए विश्वसनीयता, बी जो है वैधता, सी जो है उपयोगिता, डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आकलन एवं मूल्यांकन के कार्य है। आकलन एवं मूल्यांकन के कार्य क्या है? निर्णय लेना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करना, स जो है अ और ब दोनों, द जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स, अ और ब दोनों होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया है सतत है, स्थिर है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो सतत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली प्रक्रिया है? पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली प्रक्रिया कौन सी है? आकलन है, मूल्यांकन है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पाठ्यक्रम के समाप्ति पर होने वाली जो प्रक्रिया है वो मूल्यांकन है। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ए
मूल्य का आंकना, बी जो होता है मूल्य निर्धारित करना, सी जो होता है मूल्य द्वारा करना, डी जो होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मूल्य का आंकना, मूल्य का आंकना। नेक्स्ट है मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? डांडेकर का है, बी रेमर्स गेज का है, सी एडम्स का है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रेमर्स गेज का है। नेक्स्ट है आकलन एक प्रक्रिया है, ए रचनात्मक है, बी योगात्मक है, सी इनमें ये दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आकलन की विशेषता जो होती है उपयोगिता, वैधता, व्यवहारिकता, उपरोक्त सभी होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। आकलन का आशय है सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया, संग्रहण करने की प्रक्रिया, आंकड़ों को एकत्रित करने की प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया, ये 2 बार आ गया है। कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पढ़ा हुआ है फिर से क्यों पढ़े, तो उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि आप इस क्लास को रिवीजन के तौर पर लें, जिसे आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत के सामना ना करना पड़े। तो आप रिवीजन के तौर पे ही इस क्लास को लें और अपना टेस्ट सीरीज भी लगाते चले और देखें कि कितना आप स्कोर कर पाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? प्रश्नावली का निर्माण सबसे पहले किसने किया? प्लेटो ने, वुनरो ने, वुडवर्थ ने, ले। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वुडवर्थ ने ही प्रश्नावली का सबसे पहले निर्माण किया था। किसी बच्चे का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण का क्या होता है? उसकी वातावरण का क्या होता है? धनात्मक प्रतिरूप, ऋणात्मक प्रतिरूप, योगात्मक प्रतिरूप, गुणात्मक प्रतिरूप। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिरूप। नेक्स्ट है मापन एवं मूल्यांकन क्रमशः होते हैं योगात्मक एवं क्षमता बोधक, बी गुण एवं संख्या बोधक, सी संख्या एवं गुण बोधक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट मापन एवं मूल्यांकन जो होता है वो संख्या एवं गुण बोधक होता है। इनका क्रमशः जो होता है वो संख्या एवं गुण बोधक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन के उचित उदाहरण नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया हुआ है। दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी और खेल, सत्र परीक्षा, मौखिक प्रश्न। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सत्र परीक्षा। सत्र परीक्षा जो है वो रचनात्मक आकलन नहीं है। दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी और खेल, मौखिक प्रश्न, ये सभी रचनात्मक कार्य है, बट सत्र परीक्षा जो है वो रचनात्मक आकलन नहीं है। नेक्स्ट है सत्य असत्य, सही गलत एवं हाँ नहीं उत्तर देने वाले प्रश्न किस प्रकार के उदाहरण हैं? वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न, मिलान प्रकार के प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न। सत्य सत्य, सही गलत एवं हाँ नहीं उत्तर देने वाले जो प्रश्न होते हैं वो वैकल्पिक उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट है वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशन के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर चलाता है। व्यापक मूल्यांकन, बी जो है अवलोकन, सी जो है विद्यालय आधारित मूल्यांकन और डी जो है निरीक्षण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विद्यालय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन जो है गृह परीक्षा द्वारा होना चाहिए, बी जो है बोर्ड परीक्षा द्वारा होना चाहिए, लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा द्वारा होना चाहिए, डी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। तो बच्चों का जो मूल्यांकन होता है वो सतत मीन्स निरंतर चलने वाली एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्न में से क्या अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है? निम्न में से क्या अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, न्याय संगत, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। मूल्यांकन जो है उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए और न्याय संगत होनी चाहिए।
मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना जाता है? और मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना जाता है? ए त्रिभुजाकार, बी द्विविमीय, सी एकल, डी चतुर्भुजाकार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा त्रिभुजाकार। मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना जाता है? तो त्रिभुजाकार के रूप में माना जाता है। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है सीमित, होता है संकुचित, होता है व्यापक, होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्यापक होता है। मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, सीमित नहीं होता है। मूल्यांकन की प्रकृति है परिणात्मक, गुणात्मक, ए बी दोनों कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? मूल्य प्लस आकलन, बी जो है मूल्य प्लस अंकन, सी जो है मूल्य प्लस अंकन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मूल्य प्लस अंकन। मूल्यांकन के प्रकार है, मूल्यांकन के प्रकार लिखित, मौखिक, साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है। लिखित भी होता है, मौखिक और साक्षात्कार भी किया जाता है मूल्यांकन। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है सीमित, संकुचित। ऑप्शन सी व्यापक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर मूल्यांकन का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। नेक्स्ट है उद्देश्य केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य है? ए मापन का, बी मूल्यांकन का, सी अनुदेशन का, डी आकलन का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मूल्यांकन का। मूल्यांकन का उद्देश्य केंद्रित शिक्षा का लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन में किसका, यहाँ पर किसका है, किसका अध्ययन किया जाता है? मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? शिक्षक एवं पाठ्यक्रम का, विषय सामग्री का, शिक्षक एवं छात्र का, इनमें से कोई नहीं। शिक्षक एवं छात्र का। मूल्यांकन में शिक्षक एवं छात्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 प्रकार के, 3, 5, 2 नहीं 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है किसके अनुसार शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया है? फारवेल के अनुसार, बी जो है जॉन डेवी के अनुसार, सी जो है डॉक्टर पटेल के अनुसार, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या होता है? मूल्यांकन का जो क्रियात्मक पक्ष होता है, ए जो है विशेषीकरण, बी जो है स्वाभाविकरण, सी जो है अंतर्मुखीकरण, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्यांकन का जो क्रियात्मक पक्ष होता है वो स्वाभाविकरण होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता विद्यार्थियों के समस्त व्यक्ति पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उस बौद्धिक उपलब्धि का करती है। यह किसका कथन है? रूसो का, फारवेल का, रेमर्स जगेज का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है रेमस जगेज का। नेक्स्ट है वर्तमान समय में शिक्षा प्रणाली में जो परिवर्तन है वो किस प्रकार की हुई है? ए 5+3+3+4, बी 5+3+4+3, सी जो है 5+4, डी जो है 5+2+3। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5+3+3+4। 12वीं बोर्ड परीक्षा में परीक्षा फार्मूला जो है वो किस प्रकार की है? 30:40, बी जो है 30:30:30, सी जो है 30:40:30, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 30:30:40 जो है 12वीं बोर्ड की परीक्षा में का ये फार्मूला बनाया गया है। नेक्स्ट है आकलन एवं मूल्य है। आकलन एवं मूल्यांकन के कार्य क्या है? निर्णय लेना, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, सी उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निर्णय लेना और विद्यार्थियों को प्रेरित करना, ये दोनों होता है आकलन एवं मूल्यांकन के कार्य। आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है? विस्तृत होती है, संक्षिप्त होती है, बृहत होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संक्षिप्त होती है। आकलन के प्रकार है फॉर्मेटिव आकलन,
योगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन। डी जो है उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। आकलन जो है वो फॉर्मेटिव आकलन भी होता है, योगात्मक आकलन, उभयनिष्ठ आकलन भी होता है। आकलन का क्षेत्र है, आकलन का क्षेत्र जो है ए शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, बी स्थान निर्धारित करने में, सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ज्ञात करने में, डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। आकलन जो है इस सभी क्षेत्र है। आकलन की विशेषता क्या है? आकलन की विशेषता क्या? ऑप्शन ए शिक्षक का मूल्यांकन, ऑप्शन बी शैक्षिक सुधारों में सहायक, ऑप्शन सी अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है। अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत होता है ऑप्शन ए प्रभावी पृष्ठपोषण, ऑप्शन बी छात्र सहभागिता, ऑप्शन सी शिक्षण समायोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आकलन का पैमाना है, आकलन का पैमाना क्या है? ए नामित मापन, बी क्रमिक मापन, सी अंतराल मापन, डी उपरोक्त सभी। तो इसका आकलन का जो पैमाना होता है वो सभी होता है, नामित, क्रमिक एवं अंतराल मापन होता है। सीखने के लिए आकलन निम्न का ध्यान है सिवाय एक को छोड़कर, सिवाय दिया है तो यहाँ पे एक को छोड़कर सब पे ध्यान दिया जाता है। किस पे? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। सीखने के लिए क्या विद्यार्थियों की आवश्यकताएं पे ध्यान दिया जाता है, उनकी विद्यार्थियों की त्रुटियों पे ध्यान दिया जाता है, उनकी अधिगम शैलियों पे, उनकी क्षमताओं पर। तो विद्यार्थियों की त्रुटियां, अधिगम शैलियों और क्षमताओं पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन उनकी आवश्यकताएं क्या है इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है सीखने के लिए आकलन में। नेक्स्ट है अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए होता है, जांच परीक्षण के लिए होता है, प्रेरणा के लिए होता है, पृथक्करण और श्रेणीकरण के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रेरणा के लिए होता है। अधिगम में आकलन जो है वो प्रेरणा के लिए होता है, नहीं उसको पृथक्करण एवं श्रेणीकरण में सजाने के लिए होता है, नहीं उसकी जांच परीक्षण के लिए होता है, और ग्रेड और अंकों के लिए भी नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आकलन का घनिष्ठ संबंध होता है शैक्षिक उद्देश्यों से, अधिगम से, शिक्षण से, जांच से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शैक्षिक उद्देश्यों से। आकलन का घनिष्ठ संबंध जो होता है वो शैक्षिक उद्देश्यों से होता है। निम्न में से आकलन करने का सर्वाधिक उपरोक्त तरीका है, निम्न में से आकलन करने का सर्वाधिक उपरोक्त तरीका कौन सा है? आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं एजेंसी द्वारा होनी चाहिए। तो आकलन में अंतर्निहित प्रक्रिया सत्र की समाप्ति पर होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन जो है वो शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। शिक्षक के प्रमुख स्तंभ है शिक्षक शिक्षार्थी स्कूल, बी है शिक्षण अधिगम परीक्षा, सी है शिक्षक शिक्षार्थी पुस्तक, डी है उपरोक्त नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक शिक्षार्थी स्कूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक शिक्षार्थी स्कूल। नेक्स्ट है शिक्षा प्रक्रिया की असफलता सफलता का आकलन होता है। ए स्कूल परिणाम, बी परीक्षा प्रणाली, सी पाठ्यक्रम से, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा परीक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है औपचारिक परीक्षाओं के प्रयोग का सबसे प्राचीन ईसा पूर्व चीन में मिलता है। सबसे प्राचीन जो है ईसा पूर्व चीन में मिलता है। ए 2000 ईसा पूर्व में, बी 2500 ईसा पूर्व में, सी 3000 ईसा पूर्व में, डी उपरोक्त नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है मैकाले द्वारा किस सन में ब्रिटिश परीक्षा प्रणाली भारत में लागू करने का आदेश दिया? किस सन में आदेश दिया गया था भारत में लागू करने के लिए? सन 1930 में, सन 1935 में, सन 1923 में,
उपरोक्त नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सन 1935 में इसको लागू करने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है, हमारी शिक्षा व्यवस्था की माध्यमिक शिक्षा सबसे निर्बल कड़ी है, इसमें तत्काल सुधार हो। किसका कथन है? कठोरी कमीशन का, ताराचंद्र समिति का, राधा कृष्ण समिति का, उपरोक्त नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राधा समिति का। कुछ साथी कहते हैं कि मैम सब कुछ याद नहीं रहता है, एग्जाम हॉल में बैठते ही सब कुछ भूल जाते हैं। तो सब कुछ याद कैसे रखें? सब कुछ याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रिवीजन करके जाएं। जितना हो सके आप रिवीजन करके जाएं। स्पेशली आप लोग के ये जो क्लास है रिवीजन के लिए ही बनाया गया है, तो आप इस क्लास को अंतिम तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मूल्यांकन केवल शैली की उपलब्धि के मापन के बल्कि उसमें सुधार लाने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करता है। किसका कथन है? ए कठोरी कमीशन का, बी मुदालियर कमीशन का, सी यूजीसी आयोग का, डी उपरोक्त नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कोठारी कमीशन का। नेक्स्ट है, परीक्षा प्रणाली में दोष उत्पन्न होने की दोषी कौन कौन है? समाज छात्र शिक्षक, उपरोक्त नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समाज छात्र और शिक्षक भी होता है इसका दोषी। नेक्स्ट है, विभिन्न विषयों में छात्रों का परीक्षक द्वारा परीक्षा में उपलब्धि का मापन क्या है? अंक प्रणाली, ग्रेड प्रणाली, स्केलिंग प्रणाली, उपरोक्त नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अंक प्रणाली। नेक्स्ट है, परीक्षक की जरा सी चूक बालक की स्थिति बदल जाती है। 60% और ऊपर प्रथम श्रेणी, 59.75% द्वितीय श्रेणी, 59.92% द्वितीय श्रेणी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 59.92% द्वितीय श्रेणी। प्रश्न बैंक, क्वेश्चन बैंक का तात्पर्य क्या है? ए प्रश्न पत्र बनाने वाले को सहयोग, बी अध्यापकों को सहयोग, सी शैक्षिक अधिगम में सहयोग, डी उपरोक्त नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रश्न बनाने वाले को सहयोग। नेक्स्ट है, सेमेस्टर प्रणाली में सत्र की अवधि कम होती है, छात्र सदैव अध्ययनरत रहता है, बी विषय वस्तु को समझने के लिए समय कम, इतने कम समय में कोर्स कैसे पूरा होगा कि गड़बड़ाहट, डी उपरोक्त नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा छात्र सदैव अध्ययनरत रहेगा। सामान्यतः एक सेमेस्टर लगभग कितने माह का होता है? 1 साल का, 6 माह का, 3 माह का, उपरोक्त नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6 माह का होता है। निबंधनात्मक परीक्षण की मुख्य विशेषता है वैधता, उपयोगिता, विश्वसनीयता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निबंधनात्मक जो परीक्षण की प्रमुख विशेषता जो होती है वो इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है, परीक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थियों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों, विद्यार्थियों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना। एक प्रणाली के घटक है अदा, कार्य तथा प्रदा, अदा प्रक्रिया तथा प्रदा, अदा उत्पाद तथा क्रिया, अदा व्याख्यान तथा प्रदा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अदा प्रक्रिया तथा प्रदा। नेक्स्ट है, प्रणाली उपागम का महत्वपूर्ण पद कौन सा है? प्रणाली उपागम का महत्वपूर्ण पद जो है वो कौन सा है? प्रणाली की योग्यता, बी जो है प्रणाली की रूपरेखा, सी जो है प्रणाली की विकास, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, प्रणाली के तत्वों का सही क्रम क्या है? प्रणाली के तत्वों का सही क्रम क्या है? वातावरण, अदा, प्रदा, प्रक्रिया, प्रक्रिया, वातावरण, अदा, प्रदा, सी जो है अदा, प्रक्रिया, प्रदा, वातावरण, डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वातावरण, अदा, प्रदा, प्रक्रिया। नेक्स्ट है,
समता सेमेस्टर प्रणाली में एकादमिक वर्ष को कितने खंडों में बांटा गया है? 1 खंडों में, 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2 खंडों में बांटा गया है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत में शिक्षा की संरचना निम्नलिखित में से कौन सी है? 10+2+3, बी है 5+3+2, सी है 8+2+2, डी है 10+1+3। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसमें गलत दिया हुआ है। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर थी रहता तो ये सही रहता, 10+2+3। लेकिन यहाँ पर है दिया हुआ है, तो ये गलत है। यहाँ पर रहेगा 5+3+4। नेक्स्ट है, प्रणाली उपागम के प्रमुख सोपान है 2 या 3। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 है। प्रणाली उपागम को जाना जाता है शिक्षण तकनीकी, बी जो है अनुदेशनात्मक तकनीकी, सी जो है व्यवहारिक तकनीकी, डी जो है प्रबंधन तकनीकी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षण तकनीकी। नेक्स्ट है, प्रणाली उपागम का विकास हुआ ए कला से, बी विज्ञान से, सी सैन्य विज्ञान से, डी प्राणी विज्ञान से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विज्ञान से। आंतरिक मूल्यांकन का अभिप्राय है, आंतरिक मूल्यांकन का अभिप्राय क्या है? विद्यालय के कक्ष में बैठकर मूल्यांकन, बी जो है पढ़ाने वाले अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन, सी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पढ़ाने वाले अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन। नेक्स्ट है, शिक्षण की 3 स्तर है। शिक्षण के 3 स्तर कौन कौन से है? स्मृति, ए जो है स्मृति स्तर, बी जो है बोध स्तर, सी जो है चिंतन स्तर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, स्मृति, बोध और चिंतन। ये शिक्षण के 3 स्तर है। शिक्षण का अर्थ है एक तंत्रात्मक शिक्षण, बी जो है लोकतंत्रात्मक शिक्षण, सी जो है मुक्त्यात्मक शिक्षण, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न बैंक है समस्याओं का समूह, किसी विषय का प्रकरण पर विभिन्न प्रश्नों का समूह, सी जो है विकल्प ए और विकल्प बी जो है दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोनों। प्रश्न बैंक जो है वो समस्याओं का समूह है, किसी विषय का प्रकरण पर विभिन्न प्रश्नों का समूह है। परीक्षा प्रणाली में सुधार के उपायों में सीमित है, ए सेमेस्टर प्रणाली, बी जो है ग्रेडिंग प्रणाली, सी जो है प्रश्न बैंक और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। बाह्य मूल्यांकन का अर्थ जो है ए कक्षा में बैठकर मूल्यांकन, बी जो है बाह्य शिक्षकों का मूल्यांकन, सी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देकर मूल्यांकन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाह्य शिक्षकों का मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन का अर्थ होता है बाह्य शिक्षकों का मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार जो है एकांतर अनुक्रिया रूप, बहुनिर्वाचन रूप एवं वर्गीकरण रूप, सी जो है समानता रूप एवं प्रत्यास्मरण रूप, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक भी करते चलें। जो स्टूडेंट्स अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो इस क्लास को अंतिम तक देखकर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अंतिम तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और क्लास कैसी लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट। शिक्षा में मूल्यांकन अभी एक नवीन धारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय कार्यक्रम, पाठ्यक्रम, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक एवं बालकों की जांच के लिए किया जाता है। किसका कथन है?
रमन बिहारी लाल का कथन है, बी है एडम का कथन है, सी जो है ग्रीन का कथन है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ग्रीन का कथन है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की विशेषता है। मूल्यांकन की विशेषता क्या है? प्रगति ज्ञान करने के लिए, बी जो है शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने के लिए, सी जो है पाठ्यक्रम की व्याख्या एवं संशोधन के लिए, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपलब्धि परीक्षण का महत्व है विभिन्न सेवाओं में चयन, श्रेणी प्रदान करना, सी जो है अगली कक्षा में पदोन्नति, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यालय के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान कौशल का क्षमता का मापन करता है। किसका कथन है? ए जो है फ्रीमैन का कथन है, बी जो है सुपर का कथन है, सी जो है इवेल का कथन है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इवेल का कथन है। नेक्स्ट है मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्यों केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि सुधार भी करता है। एक इसका कथन है गैरेट का कथन है, बी जो है कोठारी आयोग का कथन है, सी जो है बेसिल का कथन है और डी है जो है ब्लूम का कथन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेसिल का कथन है। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग एक पॉइंट को किस में इतना बड़ा तो आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, तो किसी एक पॉइंट को ही पकड़िए। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। यहाँ से देखिए कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। एक किसने दिया था? तो बेसेले ने दिया था। किसने दिया था? तो बेसेले ने दिया था। ऐसे करके आप लोग एक दो बार इस क्लास को भी एक दो बार आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा। और आप लोग एक पॉइंट में याद करिए कि मूल्यांकन जो है एक क्रमिक प्रक्रिया है। किसने दिया? तो बेसेल ने दिया है। नेक्स्ट अब देखते हैं ईवी बेसेले के अनुसार मूल्यांकन एक डैश डैश प्रक्रिया है। ईवी बेसेल के अनुसार मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? तो व्यापक प्रक्रिया है। किसके अनुसार दिया गया? तो ईवी बेसेल के अनुसार। नेक्स्ट है मूल्यांकन के कितने सोपान होते हैं? तो मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। अभी हमने देखा कि मूल्यांकन के 3 सोपान होते हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का है, यूजीसी का है, एनसीईआरटी का है, डी जो है मुदालियर कमीशन का है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एनसीईआरटी का है। मूल्यांकन जो है निरंतर चलने वाली पे, यहाँ पर देखिए मूल्यांकन जो है यहाँ पर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। यहाँ पर निरंतर अगर दिया है तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया किसकी है? तो एनसीईआरटी के है। और यहाँ पर हमने देखा कि मूल्यांकन जो है वो क्रमिक चलने वाले क्रमिक प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो है वो क्रमिक प्रक्रिया है। किसने दिया? तो बेसेले ने दिया है। इस प्रकार आप लोग याद कर लीजिएगा। और मैं क्लास में भी इस तरह की बताई हूँ, हर एक पॉइंट आप लोग को याद कराते हुए चली हूँ। तो आज मैं रिवीजन करा रही हूँ तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगी तो क्लास जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? निम्न में से मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, अधिगम अनुभव, शिक्षण अनुभव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षण अनुभव। शिक्षण अनुभव जो है वो मूल्यांकन का त्रिकोण का भाग नहीं है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि संबंधित है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिणामों की पुष्टि संबंधित है। व्यवहार परिवर्तन से, शिक्षण उद्देश्य से, अनुभवों से, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्यवहार परिवर्तन से। दक्षता आधारित मूल्यांकन है। दक्षता आधारित मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन है, व्यापक मूल्यांकन है, दोनों, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ये भी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी दिया है तो उपरोक्त सभी भी हो जाएगा, क्योंकि सतत मूल्यांकन भी होता है, व्यापक मूल्यांकन भी होता है। यहाँ पर दोनों दिया है। सतत मूल्यांकन निदान पत्र प्रदत्त करता है। सतत मूल्यांकन जो है वो निदान पत्र जो है प्रशस्त करता है। सार्थक ज्ञान के लिए, निरर्थक ज्ञान के लिए, ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सार्थक ज्ञान के लिए प्रशस्त करता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन के द्वारा
मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा स्तर को ज्ञात किया जाता है। व्यक्ति के अधिगम स्तर को, समाज के अधिगम स्तर को, छात्र की अधिगम स्तर को, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा छात्र के अधिगम स्तर को, व्यक्ति के अधिगम स्तर और समाज के अधिगम स्तर को नहीं ज्ञात किया जाता है, छात्र के अधिगम स्तर को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक प्रक्रिया से संबंधित है। पूरक से, घनिष्ठ से, आवश्यक से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा घनिष्ठ से संबंधित है। नेक्स्ट है सतत मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः विभक्त कर दिया जाता है। कितने भागों में इसको विभक्त कर दिया जाता है? 8 भागों में, 5, 6, 10। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 10। मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया? त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया? तो यहाँ पे देखिए त्रिकोणात्मक रूप से किसने दिया? डॉक्टर B.M. ब्लूम ने, जॉन डीवी ने, रूसो ने, किलपैट्रिक ने। तो इन्होंने नहीं दिया, डॉक्टर B.S. ब्लूम ने दिया था। डॉक्टर B.S. ब्लूम ने दिया था त्रिकोणात्मक प्रक्रिया किसका? मूल्यांकन का। कौन सा कथन समूह में मेल नहीं खाता है? कौन सा कथन जो है वह समूह में मेल नहीं खाता है? मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते हैं, का क्षेत्र अधिक सीमित होता है, मूल्यांकन का जो क्षेत्र सीमित होता है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा अधिगम के लिए आवश्यक है और अधिप्रेरणा जो है अधिगम के लिए आवश्यक है, मापन और मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। मापन और मूल्यांकन जो है वो समानार्थी नहीं होते हैं, ये मेल नहीं खा रहा है। नेक्स्ट है किसका कथन है कि मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों को घनिष्ठ रूप से संबंधित है। शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। किसका कथन है? तो मुदालियर आयोग का, कोठारी आयोग का, रेमर्स एवं गेज का, टारगेटसन एवं एडम्स का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कोठारी आयोग का। नेक्स्ट है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, बी जो है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी जो है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, डी जो है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। पदों के उत्तर देने के तरीके के आधार पर परीक्षण के प्रकार जो होते हैं मौखिक होते हैं, लिखित होते हैं, निष्पादक परीक्षण होते हैं। डी जो होता है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है छात्रों की कमजोरियों और सीमाओं का पता लगाने वाला परीक्षण है। छात्रों की कमजोरियों और सीमाओं का पता लगाने वाला परीक्षण जो है ए क्षमता परीक्षण, बी निष्पादनात्मक परीक्षण, सी प्रगति परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। नेक्स्ट है एक शिक्षक बच्चों का भाषाई क्षमता का आकलन करना चाहता है, उसे प्रश्न पत्र बनाते हुए महत्व देना चाहिए। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, ऑप्शन बी सही कथन चुनने वाले प्रश्नों को, ऑप्शन सी निबंधनात्मक प्रश्नों को, ऑप्शन डी रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निबंधनात्मक प्रश्नों को। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण की गुणवत्ता निर्भर करती है। उपलब्धि परीक्षण की गुणवत्ता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए प्रश्नों की गुणवत्ता पर, ऑप्शन बी शिक्षक की योग्यता पर, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया पर, ऑप्शन डी शिक्षण उद्देश्यों पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रश्नों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है दैनिक योजना का दूसरा नाम है। दैनिक योजना का दूसरा नाम क्या है? पाठ योजना, इकाई योजना, परियोजना, विषय योजना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पाठ योजना। नेक्स्ट है निदानात्मक शिक्षण विधि का अर्थ है। निदानात्मक शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना, अनुत्तीर्ण बालकों की पहचान, स्कूल छोड़ने वाले बालकों की पहचान। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अधिगम संबंधी कठिनाइयों की पहचान। नेक्स्ट है निम्न में से
क्या उपलब्धि परीक्षण को नहीं दर्शाता है। यहाँ पर दिया है कि निम्न में से क्या जो है उपलब्धि परीक्षण को नहीं दर्शाता है। ए, यह मूल्यांकन का स्वरूप है। बी जो है किस विषय विशेष की योग्यता का मापन है। सी जो है उपलब्धि परीक्षण शिक्षण प्रक्रिया का अंग है। डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपलब्धि परीक्षण शिक्षण प्रक्रिया का अंग है। नेक्स्ट है निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है। इनमें से कौन जो है वो उपलब्धि परीक्षण का चरण नहीं है। शैक्षिक उद्देश्यों को लिखना। बी जो है प्रश्न निर्माण करना। सी जो है छात्रों की कमियों के कारणों को जानकारी प्राप्त करना। डी जो योजना तैयार करना। यहाँ पर ध्यान दीजिए नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा छात्रों की कमियों के कारणों को जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट है विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार अभिव्यक्ति जो है वो किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी निबंधनात्मक, ऑप्शन सी अति लघु उत्तरात्मक, डी जो है लघु उत्तरीय। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा निबंधनात्मक। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है। रटाई से मुक्ति, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम व्याप्ति, ऑप्शन सी निष्पक्ष मूल्यांकन, ऑप्शन डी विद्यार्थियों का हित। इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा निष्पक्ष मूल्यांकन। निष्पक्ष मूल्यांकन रटाई पर नहीं, पाठ्यक्रम और विद्यार्थियों के हित के बारे में भी ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता में निष्पक्ष मूल्यांकन करना चाहिए। सीखे हुए ज्ञान को स्मरण करने में सहायक प्रश्न होते हैं। सीखे हुए ज्ञान को स्मरण करने में सबसे ज्यादा सहायक क्या होते हैं। स्मृत्यात्मक प्रश्न, चिंतनशील प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्मृत्यात्मक प्रश्न। जितने भी स्मृति आप करिएगा उतने ही आपको याद होगा, रिमेम्बर होता है। चिंतन करने से चिंतनशील होने से कुछ भी नहीं होता है। सृजनात्मक समस्यात्मक से ज्यादा नहीं स्मरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है लेखन कौशल के आकलन में निबंधनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। लेखन कौशल के आकलन में निबंधनात्मक प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ए स्मरण क्षमता के आकलन के लिए, बी जो है विचारों की अभिव्यक्ति के आकलन के लिए, सी जो है बुद्धि परीक्षण के लिए, डी जो है शीघ्र समाधान प्राप्त करने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि अभिव्यक्ति के आकलन के लिए। नेक्स्ट है संवैधानिक लिखित परीक्षा जिसमें 10वीं की बोर्ड परीक्षा भी शामिल है तो कुछ प्रश्न आधारित होना चाहिए। प्रयोग तकनीकी मॉड्यूल, बी जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सी जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और डी जो है इनमें से कोई नहीं है। दोनों एक ही हो गया, सेम हो गया। तो इसका राइट आंसर जो है प्रयोग तकनीकी मॉड्यूल। आप लोग सोचते हैं कि लाइक करने और सब्सक्राइब करने और शेयर करने से पैसा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसा नहीं लगता है। आप लोग लाइक कर सकते हैं और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट क्लास के प्रिपरेशन एक अच्छे मोटिवेशन के साथ करती हूँ। तो लाइक करने से आप लोगों को पैसा नहीं देना पड़ता। तो चले देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बुद्धि का इसमें सिद्धांत कौन सा नहीं है। ए जो है एक तत्व का सिद्धांत, बी जो है द्वितत्व का सिद्धांत, सी जो है प्रत्यागमन का सिद्धांत, डी जो है बहुत तत्व का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत जो है ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक तत्व, द्वितत्व और बहुत तत्व जो है वो बुद्धि का सिद्धांत है। निम्न में से किसने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया था। निम्न में से किन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बनाया था। ऑप्शन बी ने साइमन ने, टर्मन ने, स्टर्न ने। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी ने साइमन ने। द्विखंड बुद्धि सिद्धांत विकसित किया है। द्विखंड बुद्धि सिद्धांत किसने विकसित किया है। थॉमसन ने, अल्फ्रेड बिने ने, गेलफोर्ड ने, स्पीयरमैन ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्पीयरमैन ने।
प्रथम बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की शुरुआत हुई थी सन 1906 में, बी जो है 1904 में, सी जो है 1907 में, डी 1905 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1905 में बीने साइमन ने बुद्धि परीक्षण की शुरुआत की थी। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक है, बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक कौन है? एस्टर्न ने, थॉर्नडाइक ने, सी जो है स्टेनले हॉल ने, डी जो है मिलर ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए एस्टर्न ने किए थे। बुद्धि नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि गणना का सूत्र है। बुद्धि लब्धि गणना के जो सूत्र है, ऑप्शन ए आईक्यू मानसिक आयु शारीरिक आयु इंटू 100, बी जो है आईक्यू मानसिक आयु सामाजिक आयु इंटू 100, सी जो है मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100, डी जो है आईक्यू शिक्षा मानसिक आयु इंटू 100। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी होगा, मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100 होता है, शिक्षा आयु मानसिक आयु इंटू 100 नहीं होता है, बल्कि मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। बुद्धि की गणना का सूत्र जो है, बुद्धि लब्धि का गणना का जो सूत्र है, ए सी राइट इसका आंसर होगा, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है बुद्धि के प्रज्ञा के सिद्धांत की बीमाएं होती है। बुद्धि के प्रज्ञा के सीमाएं जो होती है 3, 4, 5, 6। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक खंड सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत, त्रिखंड सिद्धांत, 4 खंड सिद्धांत। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 खंड सिद्धांत जो है वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से औसत बुद्धि की रेंज कौन सी है? औसत बुद्धि की रेंज जो है वो कौन सी है? ए 85 से 110 बुद्धि लब्धि गुणांक, बी 100 से 110 बुद्धि लब्धि गुणांक, सी जो है 90 से 110 बुद्धि लब्धि गुणांक, डी जो है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 90 से 110 बुद्धि लब्धि गुणांक। नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि की प्रमुख विशेषता है। बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या है? जन्मजात होती है, बी सीखने की योग्यता होती है, सी समायोजनशीलता होती है, डी उपरोक्त सभी। बुद्धि जो होती है वो जन्मजात भी होती है, सीखने की योग्यता भी होती है, समायोजनशीलता भी होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का विकास किया था। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का विकास किया चार्ल्स एस्पियर द्वारा, ऑप्शन बी जेवी गिलफोर्ड द्वारा, ऑप्शन सी मार्ले पियर्स द्वारा, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थॉर्नडाइक के द्वारा। नेक्स्ट है जीवन की नवीन समस्याओं के प्रति समायोजन करने की सार चेतना, सभी चेतना क्षमता ही बुद्धि है। किसने कहा था? एस्टर्न ने कहा था, फ्रीमैन ने कहा था, सी जो है मन ने कहा था, डी जो है हिलगार्ड ने कहा था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एस्टर्न ने कहा था कि जीवन की नवीन समस्या, यहाँ पे याद कर लीजिए जीवन की नवीन समस्याओं का प्रति समायोजन किसने कहा था? तो एस्टर्न ने कहा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? ए जलोटा, बी स्टैनफोर्ड वीने, सी स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, डी जो है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा WAIS। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था? बुद्धि लब्धि की गणना के जो सूत्र है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? टर्मन ने, स्टर्न ने, सी जो है बीने ने, डी जो है स्पीयरमैन ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बीने ने दिया था। बुद्धि का त्रिविमीय प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? त्रिविमीय प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? तो गार्डनर ने, थर्स्टन ने, सी जो है पियाजे ने, डी जो है गिलफोर्ड ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गिलफोर्ड ने त्रिविमीय प्रारूप की प्रस्तुति की थी। बुद्धि के एक खंड सिद्धांत का समर्थक है। बुद्धि के एक खंड का जो सिद्धांत है उसका समर्थक कौन कौन से हैं? ए टर्मन स्टर्न ने, बी स्टर्न स्पीयर ने, सी बीने थॉर्नडाइक ने, सी डी जो है स्पीयरमैन बीने ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्टर्न स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट है भारत में
प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था? भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया गया था, कब किया गया था? 1911 में। बी जो है 1922 में, सी जो है 1918 में, डी जो है 1924 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? बुद्धि लब्धि के अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? ए जेपी गिलफोर्ड, बी जो है अल्फ्रेड बिने, सी जो है जेएस ब्रूनर, डी जो है विलियम एस्टर्न। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विलियम एस्टर्न। बुद्धि परीक्षण के प्रकार है, बुद्धि परीक्षण के प्रकार है, ए शाब्दिक एवं अशाब्दिक, बी जो है व्यक्तिक एवं सामूहिक, सी जो है ए और बी दोनों, डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाब्दिक एवं अशाब्दिक, व्यक्तिक एवं सामूहिक इसका परीक्षण होता है। नेक्स्ट है, बुद्धि योग्यता है। बुद्धि योग्यता है, ए सीखने की, बी जो है नई परिस्थितियों में अपने को समायोजित करने की, सी जो है चिंतन करने की, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। किसने कहा सीखने की शक्ति ही बुद्धि है? किसने कहा सीखने की जो शक्ति ही बुद्धि है? ए टर्मन ने, बी गाल्टन ने, सी जो है बकिंघम ने, डी जो है बर्ट ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बकिंघम ने। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? ए गामक बुद्धि, बी अमूर्त बुद्धि, सी सांस्कृतिक बुद्धि और डी सामाजिक बुद्धि। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सांस्कृतिक बुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? संघ सत्तात्मक बुद्धि, ए जो है संघ सत्तात्मक बुद्धि, बी जो है सामान्य तत्वों का सिद्धांत, सी जो है बहुत तत्वों का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संघ सत्तात्मक सिद्धांत, संघ सत्तात्मक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रकार है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रकार है, ए रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण, बी जो है आर्मी अल्फा परीक्षण, सी जो है आर्मी बीटा परीक्षण, डी जो है अलेक्जेंडर पास एलांग परीक्षण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण जो है। किसने कहा बुद्धि एक सामान्य योग्यता है? यहाँ पर देखिए सामान्य योग्यता, बुद्धि जो है एक सामान्य योग्यता है। किसने कहा? ए टर्मन ने, बी एबिंगहास ने, सी जो है स्पीयरमैन ने, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स्पीयरमैन ने कहा है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। यह सूत्र किसने दिया? यह सूत्र जो है किसने दिया है? बुद्धि लब्धि आईक्यू, मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100 किसने दिया था? तो टर्मन ने दिया था, टर्मन ने इसको दिया था। नेक्स्ट है, किसने कहा बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है? बुद्धि परीक्षण जो है वो मापता है वही बुद्धि है, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। किसने कहा था? जो है वेक्सलर ने, बी जो है थर्स्टन ने, सी जो है बोरिंग ने, डी जो है गार्डनर ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बोरिंग ने। नेक्स्ट है, बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन थे? बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन थे? ए अल्फ्रेड बिने, बी साइमन बिने, सी बिने अल्फ्रेड और डी बिने साइमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड बिने है। बिने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय किस सन में दिया? बिने ने मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है वह किस सन में दिया? ए 1901 में, बी 1903 में, सी 1908 में, डी 1913 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1908 में। भाटिया बैटरी में कितने परीक्षण होते हैं? भाटिया बैटरी में कितने परीक्षण होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 परीक्षण होते हैं। मानसिक आयु का विचार किसने दिया था? मानसिक आयु का जो विचार किसने दिया था? तो स्पीयरमैन ने, बी बिने ने, सी एस्टर्न ने, डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिने ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा युग्म है वो जो सही सुमेलित है? ए जो है एक खंड सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का है, ये गलत है। एक खंड सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने नहीं दिया है।
दो खंड सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने है। चलो ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना पूरा है, ऐसे नहीं कि ये चलो ये सही है तो इस पर पढ़ कर नहीं, ऐसे गलत भी होता है। तो आप लोग जितना भी ऑप्शन दिया रहता है आप लोग पूरा पढ़िएगा। सी, तीन खंड सिद्धांत जो है वो थर्स्टन का है। डी, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दो ही होगा। दो खंड जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया, तीन खंड का सिद्धांत थर्स्टन ने नहीं दिया है। नेक्स्ट है एस्टर्नफोर्ड वीने स्केल के एक एक व्यक्ति में निम्न में से किस गुण को मापा जाता है? ए, सृजनात्मकता को। बी, बुद्धि को। सी, व्यक्तित्व को। डी, अभिक्षमता को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बुद्धि को मापा जाता है। आर्मी अल्फा परीक्षण संबंधित है। आर्मी जो अल्फा परीक्षण है वो क्या अधिगम से संबंधित है? बी, बुद्धि से। सी, व्यक्तित्व से। डी, बुद्धि और विकास से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बुद्धि से संबंधित है। बुद्धि परीक्षण होते हैं ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षण होती है। ऑप्शन बी, परफॉर्मेंस प्रकार के परीक्षण है। ऑप्शन सी, व्यक्तित्व एवं सामूहिक परीक्षण है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्रकार की हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण है। नेक्स्ट है बुद्धि व्यक्ति की योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति की योग्यता है। ए, अमूर्त चिंतन करने की। बी, नई परिस्थितियों में समायोजन करने की। डी जो है, सी जो है केवल ए, और डी जो है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों होता है। समान अवयव का सिद्धांत संबंधित है। समान अवयव का सिद्धांत जो है वो संबंधित है। ए, वंशानुक्रम एवं वातावरण से। बी जो है अधिगम अंतरण से। सी जो है व्यक्तिगत भिन्नता से। डी जो है बुद्धि के सिद्धांत से। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बुद्धि के सिद्धांत से है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि का सूत्र द्वारा किया गया है। बुद्धि लब्धि के सूत्र के द्वारा किया गया है। ए, थॉर्नडाइक। बी, विलियम एस्टर्न। सी जो है अल्फ्रेड बिने। डी जो है टर्मेन। डी जो है टर्मेन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा टर्मेन। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो टर्मेन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है किसने कहा है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है? बुद्धि जो है वो पहचानने और सीखने की शक्ति है। ए, गाल्टन ने। बी, टर्मेन ने। सी जो है थॉर्नडाइक ने। डी जो है ड्रेवर ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है। नेक्स्ट है थॉर्नडाइक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? ए, सांस्कृतिक बुद्धि। द्रात्मक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि। तो थॉर्नडाइक के अमूर्त बुद्धि जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है किसने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है? बुद्धि जो है वो कार्य करने की एक विधि है। ए, वुडवर्थ ने। बी जो है टर्मन ने। सी जो है उड्रो ने और डी जो है बिने ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिने ने कहा कि बुद्धि जो है वो कार्य करने की एक विधि है। नेक्स्ट है किस सन में आर्मी बीटा परीक्षण का विकास हुआ? किस सन में आर्मी बीटा परीक्षण का विकास हुआ? 1916 में। बी जो है 1917 में। सी जो है 1918 में। डी है 1919 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1917 में। प्रासंगिक अंत बोध परीक्षण जो है, ए जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। बी जो है एक व्यक्तिनिष्ठ परीक्षण है। सी जो है एक प्रक्षेपी परीक्षण है। डी जो है एक मनोविश्लेषण परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा एक प्रक्षेपी परीक्षण है। नेक्स्ट है गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं है? ए, सक्रिया। बी जो है मूल्यांकन। सी जो है विषय वस्तु। डी जो है उत्पाद। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मूल्यांकन। नेक्स्ट है जलोटा ने परीक्षण दिया। रुचि परीक्षण। बी जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सी जो है व्यक्तित्व परीक्षण। डी जो है योगात्मक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। बुद्धि है ए, जन्मजात, उपार्जित, अभ्यास द्वारा, समाज द्वारा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अभ्यास के द्वारा बुद्धि है। जन्मजात नहीं होती है, उपार्जित नहीं किया जाता है बुद्धि को, ये समाज के द्वारा भी नहीं मिलता है, अभ्यास के द्वारा मिलता है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया था। त्रिआयामी दो बार आ गया है, रिपीट, गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की
माप नहीं है। इनमें से कौन सा है जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? ए मध्यमान, बी जो है हरात्मक मध्यमान, सी जो है प्रसार, डी जो है गुणोत्तर मध्यमान। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रसार। मध्यमान का जो सूत्र है वो ए है, बी इसका ऑप्शन जो है बी ऑप्शन है। मध्यमान के जो सूत्र है m इक्वल टू, नेक्स्ट है विचलनशीलता की माप है। ए जो है मध्यमान, बी जो है बहुलांक, सी जो है मध्यिका, डी जो है प्रमाणिक विचलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमाणिक विचलन। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है? ए जो है सहसंबंध, बी जो है प्रसार, सी जो है मध्यमान, डी जो है प्रमाणिक विचलन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मध्यमान। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है TAT, इसको याद कर लीजिए। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? ये जो है युंग ने, बी जो है मुर्रे ने, सी जो है मार्गन ने, डी जो है मुर्रे एवं मार्गन ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा युंग ने किया था। नेक्स्ट है उच्चतम प्रांतांक तथा न्यूनतम प्रांतांक के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? उच्चतम प्रांतांक तथा न्यूनतम प्रांतांक के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? ए विस्तार क्षेत्र, बी जो है सहसंबंध, सी जो है मध्यमान, डी जो है मानक विचलन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विस्तार क्षेत्र। कौन सा सूत्र सही है? इनमें से कौन सा सूत्र जो है वो सही है? ऑप्शन ए दो मध्यमान माइनस मध्यांक इक्वल टू बहुलांक। ऑप्शन बी 3 मध्यमान माइनस 2 मध्यांक इक्वल टू बहुलांक। तो इसका राइट आंसर यही होगा 3 मध्यमान माइनस 2 मध्यांक इक्वल टू। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विचलन का माप है? ऑप्शन ए चतुर्थांश विचलन, ऑप्शन बी मध्यमान विचलन, ऑप्शन सी मानक विचलन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सा है? ऑप्शन ए बहुलांक, ऑप्शन बी मध्यांक, ऑप्शन सी मध्यमान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। मध्यमान निकालना है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो दिया है 4 दिया है, इसको भी निकाल लीजिए। यहाँ पर बहुलांक निकालना है, इसका राइट आंसर जो है वो 3 दिया हुआ है। कोटि क्रम संबंधी जो गुणांक का सूत्र दिया है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका सूत्र दिया हुआ है P = 1 माइनस। प्रमाणिक विचलन का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है SD = दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं मानक विचलन का सूत्र है। मानक विचलन का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका बहुलांक निकालना है? तो इसका बहुलांक जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 10 होगा। आप लोग इसका बहुलांक निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं निकालूंगी तो काफ़ी समय लग जाएगा। क्लास जो है वो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है केंद्रवर्ती मापन में से कौन सा माप सबसे अधिक सहायक माना जाता है? तो मध्यमान जो है वो सबसे अधिक सहायक है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पे क्या है? प्रमाणिक विचलन, बी जो है सहसंबंध, सी जो है संतासीय मान, डी जो है बहुलांक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बहुलांक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। मानक विचलन का सूत्र है, मानक विचलन का सूत्र यहाँ पर दिया हुआ है, जिसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है। नेक्स्ट देखते हैं बहुलांक का सूत्र है ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन ए जो है उसका सही है 2 माध्यिका माइनस 2 माध्यम। इसका राइट आंसर है बहुलांक का जो सूत्र है। इसमें से आंकड़ों में से माध्यिका निकालना है, आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका जो है 34 है। मध्यमान का जो सूत्र है, मध्यमान का सूत्र जो है ऑप्शन ए सही है इसका मध्यमान का सूत्र। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन जो है 3 प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट है विचलनशीलता की माप है।
ए मध्यमान, बी जो है मध्यांक, सी जो है मूल्यांकन, डी जो है प्रमाणिक विचलन। तो इसका राइट आंसर जो है मध्यांक है। इनमें से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो बहुलांक जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कोटि अंतर संबंधी का सहसंबंध गुणांक का सूत्र है। सहसंबंध गुणांक का सूत्र जो है ऑप्शन बी है। इसका राइट है P = 1। निम्नलिखित में से आंकड़ों का बहुलांक इसका निकालना है। आप लोग बहुलांक निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है वो 7 है। यदि मध्यमान 12 तथा मध्यांक 9 हो तो बहुलांक क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर जो है 3 है। आप लोग निकाल लीजिएगा। मध्यांक का जो सूत्र है वो ऑप्शन बी जो है MD = दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट है आंकड़ों का लेखा चित्रीय निरूपण है। ए मध्यमान का, बी बहुलांक का, सी आवृत्ति वक्र का, डी जो है पारास का। तो इसका राइट आंसर जो हो गया आवृत्ति वक्र का। नेक्स्ट है स्थिति सूचक माप है। स्थिति सूचक माप है ए मध्यमान का, बी जो है प्रमाणिक विचलन का, सी जो है प्रतिसंताक का, डी जो है विषमात का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रतिसंताक का है। इसमें से बहुलांक निकालना है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 है। तो यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिएगा बहुलांक इसका। विचलनशीलता का माप जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मध्य विचलन होता है। वह अंक जो मध्य बिंदु के रूप में कार्य करता है और वितरण के 2 भागों में बांटता है। मध्य बिंदु के रूप में कार्य करता है और वितरण के 2 भागों में बांटता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मध्यमान है। मध्यमान होता है औसत, प्रतिशतांक, प्रतिशत, प्रसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत। एक इसका सूत्र दिया हुआ है तो इसका माध्यिका का सूत्र दिया हुआ है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माध्यिका। A.M एक इसका सूत्र दिया हुआ है तो मध्यमान का सूत्र दिया हुआ है। प्रसार का सूत्र है अधिकतम अंक माइनस निम्नतम अंक होता है। यहाँ पर प्रसार निकालना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। तो आप लोग प्रसार इसका निकाल लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इसका मध्य मान निकालना है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 5। इसका मध्यांक निकालना है जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4 होगा। मध्यांक का जो सूत्र है वो MD यहाँ पर दिया हुआ है। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? ए स्टेटस से, बी एस्टेटिस्ता से, बी जो है एस्टेटिस्ता से, सी जो है AB दोनों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा AB दोनों। यहाँ पर माध्यिका निकालना है जिसका राइट आंसर जो है 7 दिया हुआ है। यहाँ पर माध्य निकालना है जिसका राइट आंसर जो है वो 20 दिया हुआ है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है कहलाता है सांख्यिकी। क्या कहलाता है? सांख्यिकी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांख्यिकी कहलाता है। नेक्स्ट है सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? तो सांख्यिकी के जन्मदाता जो है वो टाटे हैं। नेक्स्ट देखते हैं सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी जो है अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। तो किसने कहा था? तो गिलफोर्ड ने, अनस्तेसी ने, सी जो है A.L. बाउले ने, डी जो है बोडिंगटन ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा A.L. बाउले ने। सांख्यिकी का मुख्य कार्य क्या होता है? आंकड़ों का संग्रह करना, बी जो होता है आंकड़ों का विभाजन करना, सी जो है आंकड़ों का निर्वाचन करना, डी होता है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है मध्य मान होता है कुल प्रांतांकों का मध्य भाग, बी जो है कुल प्रांतांकों का योग, सी जो है अंकों का आवृत्ति, डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा समन्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति की नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। ए मध्य और बी जो है माध्यिका, सी जो है बहुलक, डी जो है सहसंबंध। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सहसंबंध। नेक्स्ट है मापन का उच्चतम स्तर क्या है? ए नामित, बी जो है क्रमिक, सी जो है अनुपातिक, डी जो है अंतरित। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्रमिक है। सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसका संबंध अंकों के गणना से है। यह कथन किसका है?
ऑप्शन ए गिलफोर्ड का है, बी टाटे का है, सी जो है आर्थर का है, डी जो है क्रो का है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आर्थर का है। नेक्स्ट है सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के किस शब्द से हुई है। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति जो है, यह भी पूछ सकता है सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इटालियन भाषा से हुई है। तो किस शब्द से हुई है, तो इसका राइट इनमें से स्टेटस शब्द से, सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति जो है स्टेटस शब्द से हुई है। यहाँ पे इसका राइट आंसर सही होगा कि स्टेटस शब्द से हुई है। और स्टेटिस इस या बी, ए और बी दोनों सही है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है स्थिति सूचक मापन है, ए प्रतिसंतांक का, बी मध्यमान का, सी सहसंबंध का, डी जो है प्रमाणिक विचलन का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रतिसंतांक का है। मध्यमान का सूत्र जो है, मध्यमान का सूत्र ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उच्चतम प्रांतांक तथा न्यूनतम प्रांतांक के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पारसर कहा जाता है, ऑप्शन बी सह संबंध कहा जाता है, ऑप्शन सी मध्यमान कहा जाता है, ऑप्शन डी प्रमाणिक विचलन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पारसर कहा जाता है। नेक्स्ट है डाटा का एक वचन क्या है। डाटा का एक वचन क्या है। अ अंक, ब जो है डाटा, स जो है समंक, द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अंक है। नेक्स्ट है निम्न समंकों के प्रदर्शन से संबंधित नहीं है। निम्न समंकों के प्रदर्शन से नहीं है। अ सांख्यिकीय सारणी, ब चित्र, स समंकों का संपादन, द जो है बिंदु रेखा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाए समंकों का संपादन। नेक्स्ट है सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अ 1741 में, ब 1759 में, स 1749 में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1749 में। सांख्यिकी अध्ययन करती है, सांख्यिकी अध्ययन कराती है। अ व्यक्तिगत इकाइयों का, ब समूहों का, स व्यक्तिगत इकाइयों एवं समूहों का, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समूहों का अध्ययन कराती है। नेक्स्ट है सांख्यिकी का कार्य है। अ आंकड़ों को वर्गीकृत में सहायता, ब जो है अवधारणा का परीक्षण, स जो है प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना, द जो है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। द्विविभाग चित्र भी कहलाते हैं, द्विविभाग चित्र भी कहलाते हैं। अ क्षेत्र चित्र, ब आवृत्ति आयात चित्र, स आवृत्ति बहुभुज, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है प्रदर्शन हेतु चित्र अधिक उपयोगी होते हैं। प्रदर्शन हेतु चित्र जो है वो अधिक उपयोगी होते हैं सुस्पष्ट समंकन के लिए। ब जो है आवृत्ति वितरण, स जो है आ और ब दोनों, और द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सुस्पष्ट समंकन के लिए। नेक्स्ट है सरल दंड चित्र बनाया जाता है, सरल दंड चित्र बनाया जाता है। स समतल रूप में, ब जो है क्षैतिज रूप में, स जो है समतल या क्षैतिज रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा समतल या क्षैतिज रूप में। बहुगुणी दंड चित्र का अन्य नाम है, बहुगुणी दंड चित्र का अन्य नाम है रेखा चित्र, ब जो है सरल दंड चित्र, स जो है मिश्रित दंड चित्र, द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मिश्रित दंड चित्र। नेक्स्ट है सहसंबंध का अभाव होता है। अ जो है विभिन्न बिंदु चारों ओर बिखरे हों, ब जो है इनमें कोई निश्चित प्रवृत्ति स्पष्ट न हो, स जो है उपरोक्त दोनों, द जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा स दोनों होता है। ओजाई वक्र खींचा जाता है के द्वारा, ओजाई वक्र खींचा जाता है के द्वारा। अ समानांतर माध्य के द्वारा, ब माध्यिका के द्वारा, स संचयी आवृत्ति वितरण के द्वारा, द इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संचयी आवृत्ति वितरण के द्वारा। आपको क्लास कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसा ही नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग चाहते हैं कि उसका भी एक टेस्ट सीरीज लगे, ऐसा ही सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही क्लास में, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिस टॉपिक को आपको चाहिए मैं प्रयास करूंगी लेकर आने के लिए।
आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के बीच क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपना राय लिखना मत भूलिए। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग के धन्यवाद। ये क्लास कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।